हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड एनएमआर सिग्नल्स इन अ साइक्लिक कंपाउंड। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एनएमआर सिग्नल्स को फाइंड आउट करते हैं। उसी तरीके से आज वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सिग्नल्स को फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ साथ एनएमआर के जो और पैरामीटर्स हैं, जो मैंने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किए थे, इसके जो कुछ पैरामीटर्स, तो उनके बारे में यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इसके साइक्लिक कंपाउंड के सिग्नल्स के साथ साथ एरिया रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे और केमिकल शिफ्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेक्चर शुरू करते। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं आज हम इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, कि साइक्लिक कंपाउंड के केस में हम किस तरीके से एनएमआर के सिग्नल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है, हम देखो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम 1H एनएमआर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनसे लगने वाले जो हाइड्रोजन्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये जो साइक्लिक रिंग है, इस साइक्लिक रिंग के अंदर हमें पहले प्रोटॉन दिखने चाहिए। दिखाई दे कैसे देंगे, हम देखो इनको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यानी सारों को मार्क कर दिया। तो ये सारे जो हाइड्रोजन हैं ये क्या है, सेम है। और ये एक एक्सिस से भी क्या हो रहे हैं, ये रोटेट हो रहे हैं, प्लेन से भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो यानी कि ये जो सारे जो प्रोटॉन हैं ये हमें सेम एनएमआर का सिग्नल देंगे। यहाँ पे एनएमआर सिग्नल हो गया फर्स्ट। सिमिलर तरीके से इसमें देख लो, इसमें 4 कार्बन वाले साइक्लिक कंपाउंड के, इसके भी जो सारे प्रोटॉन हैं वो हमें सेम एनएमआर का सिग्नल देंगे। इसी तरीके से बेंजीन जो होती है, बेंजीन के भी जो हाइड्रोजन्स होते हैं, यानी जो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, वो हमें सेम एनएमआर का सिग्नल देते हैं। और जो इनकी केमिकल शिफ्ट आती है, बेंजीन की एक पर्टिकुलर केमिकल शिफ्ट होती है 7.27 ppm में। उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया जहाँ पे हमने एक पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन अटैच कर दिया। इसके अंदर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने का मतलब होता है कि एक्सिस मतलब जितनी बार, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होगा कि मैं कितनी बार रोटेशन लगाऊं कि मेरी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा से रिगेन हो जाए। तो यहाँ क्या है, इसके अंदर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से है, बिल्कुल इधर बीच से, बिल्कुल यहाँ बीच से। अगर मैं यहाँ इनके बीच में यहाँ पर प्लेन लगाऊं तो ये वाला H1 इस वाले H2 से रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला H3 इस वाले H4 से रिफ्लेक्ट होगा। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि हियर नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज हैविंग, बट इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसी है, H1 H2 से रिफ्लेक्ट होगा और हमें दोनों जो है, ये दोनों H1 H2 जो होंगे हमें सेम सिग्नल देंगे। सिमिलर तरीके से जो H3 और H4 रिफ्लेक्ट होंगे और हमें सेम सिग्नल मिलेगा। तो एक सिग्नल तो हमें H1 और H2 से मिल गया, दूसरा सिग्नल हमें H3 और H4 की वजह से मिल गया, और तीसरा जो सिग्नल होगा वो इस वाले प्रोटॉन से मिलेगा। यानी कि इसके अंदर जो टोटल एनएमआर के सिग्नल हो गए वो कितने हो गए, 3। तो यानी हमें क्या देखते हैं, इनके अंदर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं इन सब के अंदर। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें से दोबारा से क्या है, यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, बट इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज हैविंग, इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। केमिकल एनवायरनमेंट जो होगा यहाँ पे वो डिफरेंट होगा। केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है तो इसका मतलब होगा कि वो डाई स्टीरियोटॉपिक होगा। डाई स्टीरियोटॉपिक जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, डिफरेंट एनएमआर के सिग्नल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों हाइड्रोजन का तो एक सिग्नल आएगा, इस वाले हाइड्रोजन का अलग सिग्नल आएगा, और इस वाले हाइड्रोजन का सिग्नल जो है वो अलग आएगा। तो टोटल एनएमआर के सिग्नल कितने हो गए, इसके अंदर 3 एनएमआर के सिग्नल हो गए। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है,
इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। किस तरीके से प्रेजेंट है, देखो ये बी आर है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये प्रोटॉन्स लगा दिए। प्रोटॉन्स लगाने के बाद हमने देखो इसको मैंने मार्क कर दिया Br1 Br2 Br3। इसमें यहाँ पे दिखा रखा है C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होने का मतलब ये है कि इसके बाद इसके ऊपर मैंने 3 बार रोटेशन लगाई, और 3 बार रोटेशन लगाने के बाद जो है मेरी सेम सिमेट्री ऑब्जर्व की जा रही है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बार रोटेशन लगाई, तो ये Br1 यहाँ आ गया, ये Br2 यहाँ, Br3 यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में Br1 यहाँ है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब लगेगी तो Br2 यहाँ चला जाएगा, सॉरी Br1 यहाँ चला जाएगा, और मतलब ये सारे आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 3 बार रोटेशन लगाने के ऊपर मेरी सेम सिमेट्री जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा कि ये NMR का सिग्नल एक देंगे, क्योंकि ये सारे प्रोटॉन आपस में चेंज हो रहे हैं। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, और अगर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और अगर हम केमिकल एनवायरनमेंट चेक करें इसका, तो केमिकल एनवायरनमेंट भी क्या है इसका, सेम है। तो अगर केमिकल एनवायरनमेंट भी सेम है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमें NMR का एक सिग्नल मिलेगा, यानी कि ये सारे जो तीनों जो प्रोटॉन होंगे ये हमें सेम NMR का सिग्नल प्रोवाइड करवाएंगे। फिर मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताई थी, क्या होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, होती है कि जितने रोटेशन पे ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेंगे उतनी ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी। जितनी, जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमने C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हम इसको 3 बार जब इसका रोटेशन करेंगे तब जाके हमारे पास जो है ओरिजिनल वाली जो है पोजिशन वो आएगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक 2 सेम ग्रुप नहीं होंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में देख लो 2 ब्रोमीन सेम है, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि जब तक 2 सेम ग्रुप नहीं होंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, जबकि इसमें Br 2 ग्रुप सेम भी है, तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिनके अंदर 2 ग्रुप सेम हों वो मतलब उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। लेकिन ये बात जरूरी है यहाँ पे कि 2 सेम ग्रुप नहीं होंगे तो कभी भी उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में ब्रोमीन है। सिमिलर तरीके से हमने एक प्लेन लगाया, बीच में प्लेन लगाया, तो ये वाला जो है Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी कि इनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हमें टोटल NMR के सिग्नल मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से नीचे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में बेंजीन है, बेंजीन के जो 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन जो है वो एक जैसे हैं, तो हमें 1 NMR का सिग्नल मिलेगा। इसी तरीके से इसमें जो है डाई स्टीरियोटॉपिक का केस बनेगा, एलिन का केस बनता है, तो उसमें जो है सारे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमें डिफरेंट NMR सिग्नल देते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो बेंजीन वाले केस के अंदर कुछ कंडीशंस बनेंगी। तो पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसके 3 NMR सिग्नल बताए गए। लेकिन अभी अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर देखा कि बेंजीन का तो 6 प्रोटॉन्स का 1 NMR सिग्नल था, तो इस हिसाब से इसके अंदर कितने इन सारे प्रोटॉन्स का 1 NMR सिग्नल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है बेंजीन के अंदर क्या होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होती है, और तो एक सिग्नल ऑर्थो वालों की वजह से, एक सिग्नल पैरा की वजह से और एक सिग्नल मेटा की वजह से। तो यहाँ पे टोटल NMR के सिग्नल कितने हो गए, 3 सिग्नल हो गए। अब ठीक है, ये तो हमने पता लगा ली, तो लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम कब इसको एक सिग्नल काउंट करेंगे, कब इसको 3 सिग्नल, मतलब कि ऑर्थो पैरामेटा को अलग काउंट करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 कंडीशन अराइजेज होती है। कौन कौन सी? इफ़ वी कंसिडर लो रेजोल्यूशन, अगर हम लो रेजोल्यूशन को कंसिडर करते हैं तो जो हमारे 5 हाइड्रोजन होंगे वो हमें सेम सिग्नल देंगे। अगर लो रेजोल्यूशन होगा तो जो 5 हाइड्रोजन है वो हमें सेम NMR का सिग्नल प्रोवाइड करवाएंगे। इफ़ वी कंसिडर हाई रेजोल्यूशन, अगर हम हाई रेजोल्यूशन को कंसिडर करेंगे तो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। तो टोटल NMR के सिग्नल कितने हो गए यहाँ पे, 3 हो गए। 2 ऑर्थो हाइड्रोजन सेम होंगे, 2 पैरा हाइड्रोजन और 1 मेटा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे सेम होगा। इसके बेस पे हम देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन क्या होगा इस वाले, अगर हम इसको बिना देखे, अगर हम काउंट करें, अगर हम इसको बिना देखे काउंट करें तो किस तरीके से करेंगे। देखो कि हमने अभी पढ़ा कि जो बेंजीन के 5 प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर लो रेजोल्यूशन है तो वो हमें सेम एनएमआर का सिग्नल देंगे, ठीक है, सेम एनएमआर का। लेकिन अगर हम उनको हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एनएमआर सिग्नल देंगे। तो अगर मैं लो रेजोल्यूशन की बात करूँ तो लो रेजोल्यूशन में क्या होगा कि ये जो 5 प्रोटॉन है ये सेम सिग्नल देंगे और एक सिग्नल ये वाला प्रोटॉन देगा, यानी कि टोटल एनएमआर के सिग्नल कितने हो जाएंगे, 2 सिग्नल हो जाएंगे एनएमआर के इन लो रेजोल्यूशन। लेकिन मैं हाई रेजोल्यूशन की अगर बात करूं तो हाई रेजोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो वाले अलग देंगे, मेटा वाले अलग देंगे, पैरा वाले अलग देंगे। तो ऑर्थो मेटा पैरा इन तीनों की वजह से तो आ गई मेरे पास 3 सिग्नल, और इस वाले हाइड्रोजन की वजह से आ गई मेरे पास एक और सिग्नल। तो टोटल एनएमआर के सिग्नल कितने हो गए यहाँ पे 4। जैसा देखो यहाँ पे टोटल एनएमआर के सिग्नल कितने हो गए यहाँ पे 4। 2 ऑर्थो हाइड्रोजन की वजह से, 2 पैरा हाइड्रोजन है उनकी वजह से एक सिग्नल, एक मेटा वाले की वजह से एक सिग्नल, और एक इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की वजह से। तो टोटल एनएमआर के सिग्नल कितने आ गए 4। सिमिलर तरीके से OCH3 यहाँ पे भी 3 सिग्नल तो ऑर्थोमेटा पैरा के हो गए, और जो है एक सिग्नल इस वाले CH3 का हो गया, OCH3 का। तो टोटल एनएमआर सिग्नल इसमें भी 4 हो गए। इसमें देखो इसमें क्या है, वही 3 सिग्नल तो ऑर्थोमेटा पैरा की वजह से हो गए, और 3 तो उसकी वजह से हो गए, एक सिग्नल इस CH2 की वजह से और एक CH3 की वजह से, यानी टोटल एनएमआर सिग्नल 3 4 5, यानी टोटल एनएमआर कितने सिग्नल हो गए 5 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सिग्नल जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स होते हैं जो एनएमआर को डिफाइन करते हैं, उनमें जो पहला पैरामीटर था नंबर ऑफ सिग्नल्स को फाइंड आउट करना, वो हमने देख लिया है। इसके अंदर आपको कुछ जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। तो एनएमआर का पहला पैरामीटर जो होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड आउट करना, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है, वो आता है एरिया रेशियो। इसके साथ साथ इसके अंदर है ना एक नोरबोरेन का स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। नोरबोरेन का जो स्पेक्ट्रा है उसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आए उस PDF के अंदर तो आप मेरे को बता सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, जो है एरिया रेशियो क्या होता है, area ratio tell us about how many and which type of hydrogens are present in a particular set। area ratio हमें क्या बताता है, area ratio हमें ये बताता है कि हमारे पास कितने तरह के कितने हाइड्रोजन हैं और किस किस तरीके के वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर सेट के अंदर। एरिया रेशियो हमें क्या बताता है, एरिया रेशियो हमें हाइड्रोजन्स के बारे में बताता है, और वो जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं और जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर, उनको बारे में हमें बताता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, CH3 CH2 Cl। अगर मैं इसके अंदर टोटल NMR सिग्नल की बात करूँ कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 सिग्नल प्रेजेंट होंगे। तो 2 सिग्नल प्रेजेंट होंगे तो कैसे होंगे, एक सिग्नल तो होगा 2 हाइड्रोजन की वजह से और एक सिग्नल होगा इन 3 हाइड्रोजन की वजह से, यानी कि टोटल NMR सिग्नल 2 आए, एक इस CH3 की वजह से आया, एक CH2 की वजह से आया। इन 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल है और इन 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल है। तो एरिया रेशियो क्या हो गया 2:3, जो इसका एरिया रेशियो हो गया। सिमिलर तरीके से यहाँ पे देख लो C2H5Cl के अंदर भी नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल आएगा, 3 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल आएगा। तो अगेन इसका जो एरिया रेशियो होगा दैट इज 2:3,
ठीक है। सिमिलर तरीके से जो है हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया रेशियो। इस वाले क्वेश्चन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है ये अलग कंसेप्ट है, ये आपको आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है C6H12O6। तो यहाँ पे जो C6H12O6 है, इसके कितने आते हैं, 3 सिग्नल आते हैं। 3 सिग्नल आते हैं, कैसे कैसे आएंगे, एक सिग्नल तो आएगा एक हाइड्रोजन का, दो, एक सिग्नल ना सॉरी, एक सिग्नल तो आएगा एक हाइड्रोजन का, एक सिग्नल आएगा 2 हाइड्रोजन का, और एक सिग्नल आएगा 3 हाइड्रोजन का। तो एरिया रेशियो क्या हो गया, 1:2:3। ठीक है। लेकिन अगर हम इन टोटल को काउंट करें, 3, 2, 5 और 1, 6, यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन हुए, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एरिया रेशियो आया था, इन सब की क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके हम किसी भी इंटीजर वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीजर वैल्यू से। जैसे मैंने इसको 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 को 2 से, 3 को 2 से, तो इसको टोटल किया तो 12 हाइड्रोजन जो है मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट सेम, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं आए, देन इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो वी मल्टीप्लाई इट टू अ इंटीजर वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था पूरा एरिया रेशियो के बारे में। एरिया रेशियो क्या बताता है हमें, एरिया रेशियो मेनली हमें बताता है कि हमारे पास कितने किस किस तरीके के हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है। और जैसे एक कोई भी सिग्नल है, उस अगर 2 सिग्नल आ रहे हैं तो कितने कितने हाइड्रोजन्स के वो आ रहे हैं। ठीक है। इन सब के बारे में बताता है। अगर हमारा हाइड्रोजन सेम नहीं आए, मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर जितने हाइड्रोजन है अगर उतने हाइड्रोजन नहीं आए, तो हम उसको किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट एरिया रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है वो होता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट की अगर मैं एक वेल नोन डेफिनेशन की अगर बात करूं तो वो क्या होगी, द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टीएमएस इज ड्यू टू शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या होती है, केमिकल शिफ्ट देखो नाम से पता लग रहा है, शिफ्ट यानी कोई चीज़ क्या होगी, शिफ्ट होगी। और क्या पढ़ क्या रहे हैं हम, एनएमआर। एनएमआर के अंदर क्या होते हैं, एनएमआर में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, एनएमआर सिग्नल देते हैं। सिग्नल्स के अंदर सिग्नल्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो यानी क्या होगा कि ये सिग्नल्स को शिफ्ट करता है। यानी कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है, केमिकल शिफ्ट होती है द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एनएमआर का जो सिग्नल हमारे पास आया है, उस एनएमआर के सिग्नल के अंदर शिफ्टिंग होना। किसके रिस्पेक्ट में, एक रेफरेंस कंपाउंड होता है टीएमएस, उसके रेफरेंस के अंदर क्या होना, किसी भी एनएमआर की सिग्नल की शिफ्टिंग होना। और वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। तो उसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। अगर मैं नॉर्मल वर्ड में बताऊं, सिंगल वर्ड में बताऊं कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है, केमिकल शिफ्ट होती है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एनएमआर, एनएमआर के सिग्नल की पोजीशन के अंदर शिफ्ट का होना ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम रेफरेंस कंपाउंड ले रहे हैं, टीएमएस को रेफरेंस कंपाउंड मान के हम इसको जो है बता रहे हैं। सो टीएमएस क्या होता है, यहाँ पे टीएमएस होता है टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होगा हमारे पास, सिलेन CH3 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 एंड CH3, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, टेट्रामिथाइल, 4 मिथाइल सिलेन, यानी टेट्रामिथाइल, ये टेट्रामिथाइल सिलेन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम टीएमएस को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। तो उसको हम रेफरेंस किस लिए यूज़ करेंगे, उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी तभी हम उसको एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या क्या इसकी स्पेशलिटी होंगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे वर्ड आ रहा है शील्डिंग और डी शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो प्रोटोन है ना, उस प्रोटोन को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से।
ठीक है, प्रोटॉन को प्रोटेक्ट करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो कहलाता है शील्डिंग। और डी शील्डिंग क्या कहलाता है कि जो डी प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटॉन, डी प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे जो है डी शील्डिंग। सो केमिकल शिफ्ट क्या था? केमिकल शिफ्ट थी किसी भी एनएमआर के सिग्नल की पोजीशन के अंदर शिफ्टिंग ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन एंड इन विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करके देखें, और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो देखो यहाँ पे देखो, if the instrument shows at 500 मेगाहर्ट with respect to TMS, हमारे पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट 500 मेगाहर्ट्स का है TMS के रिस्पेक्ट में, और एक उसके अंदर हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH4 जो कि 500 मेगाहर्ट के बराबर का नहीं है, तो क्या होगा, वो या तो हमें कुछ इससे कम वैल्यू देगा 500 मेगाहर्ट से, या तो वैल्यू कुछ कम देगा या कुछ वैल्यू ज़्यादा देगा। तो उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, टीएमएस और उस कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं क्या? केमिकल शिफ्ट। जैसे देखो यहाँ पे देखो, if the instrument shows at 500 megahertz with respect to TMS, so in the another molecule that is CH4, it will not give equal to 50 megahertz, it gives some less or more value, and the changes comes between TMS and compound is known as chemical shift। इतना समझ में आया? क्या देखा? एनएमआर के सिग्नल के अंदर शिफ्टिंग होती है ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। और भी आसानी से समझने के लिए कोशिश की तो हमने 500 मेगाहर्ट का एक इंस्ट्रूमेंट लिया, टीएमएस के रिस्पेक्ट में लिया उसको हमने, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर एक CH4 मॉलिक्यूल उसके अंदर लिया, तो CH4 मॉलिक्यूल की जो है वो 500 मेगाहर्ट से या तो कुछ ज़्यादा आएगा या कुछ कम आएगा, तो जो उसके बीच में जो चेंज आ रहा है, मतलब इट गिव सम लेस और मोर, जो चेंज आ रहा है टीएमएस और कंपाउंड के बीच में, उसको जो बोलते हैं हम क्या? केमिकल शिफ्ट। सो अब हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि वाई दिस केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व, कि हमें ये केमिकल शिफ्ट क्यों ऑब्जर्व होती है, वाई दिस केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हियर वी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है किसका? यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है CH3, CH2 और Cl। यहाँ पे हमने इन सब के एक एक हाइड्रोजन को मार्क कर लिया है, इसको HB मार्क किया है और CHHACl ये शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल पे हमने क्या किया है, हमने इस मॉलिक्यूल के ऊपर सबसे पहले क्या अप्लाई किया, इस HA के ऊपर हमने B0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे ही हमने देखो, इन दिस मॉलिक्यूल वी अप्लाई सम मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज B0, एंड इन मॉलिक्यूल वन मोर मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। और क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर देखो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया दैट इज B0, और इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ दैट इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज BI। तो अगर मैं अगर मैं इस वाले CH कार्बन पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, यानी B इफेक्टिव की बात करूँ, तो वो कितना हो जाएगा, B0 माइनस BI। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि इन दिस मॉलिक्यूल वी अप्लाई सम मैग्नेटिक फील्ड, हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाया दैट इज B0, एंड इन मॉलिक्यूल एक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो द नेट इफेक्टिव फील्ड ऑन HA, तो HA के ऊपर जो नेट इफेक्टिव फील्ड है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो BI जो B इफेक्टिव है वो क्या हो गया, B0 माइनस BI। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। और यहाँ पे BI और B इफेक्टिव के अंदर रिलेशन होता है, अगर BI की वैल्यू डिक्रीज होगी
तो बी इफेक्टिव मोर, यानी कि बी इफेक्टिव ज़्यादा होगा, यानी कि बी आई और बी इफेक्टिव दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पता होती है, क्या होती है, गामा बी नॉट। तो बी नॉट की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, बी नॉट माइनस बी आई। तो जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी जो क्या बन गई हमारी, गामा बी नॉट माइनस बी आई। ठीक है, फिर अगर हम, ये तो बात हो गई एच ए के केस की बात कर ली हमने, एच ए के ऊपर जो नेट इफेक्टिव फील्ड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब एच बी की बात कर लेते कि एच बी पे जो नेट इफेक्टिव फील्ड है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, इन केस ऑफ एच बी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एच ए। इसका जो इफेक्टिव फील्ड होगा वो एच ए से अलग होगा, बिकॉज क्योंकि इन एच ए सी एल विल मोर विड्रॉ एंड इन एच बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफरेंट, सो नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट फ्रॉम द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर हमने देखा था कि अगर हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी वजह से तो क्या हो रहा था, इसका नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो था वो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसके साथ लगने वाला कौन है, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, विड्रॉ करेगा, और इस वाले कार्बन से भी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, लेकिन इस वाले CH के कंपैरिजन में तो इससे कम ही करेगा। तो यानी कि इस वाले की जो नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा एच ए का और एच बी का, वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस केस में जो है केमिकल शिफ्ट जो है ऑब्जर्व की गई थी इन दो केसेस के ऊपर। अब हमने बात की थी यहाँ पे TMS की बात कर रहे थे हम। TMS क्या था कि जो है TMS को हम एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज़ कर रहे थे NMR के अंदर। तो क्या क्या स्पेशलिटीज़ होंगी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है मैंने कि वाई वी ओनली यूज़ TMS, हम सिर्फ TMS को ही क्यों यूज़ करते हैं एज एन इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड इन केमिकल शिफ्ट। TMS को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल रेफरेंस और एक्सटर्नल रेफरेंस। इंटरनल रेफरेंस में क्या होता है, सैंपल प्लस TMS, यानी कि सैंपल और TMS को दोनों को एक साथ मिला के, मतलब उनका होमोजीनियस मिक्सचर बना के यूज़ किया जाता है स्मॉल ट्यूब के अंदर। और एक्सटर्नल रेफरेंस के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल रेफरेंस के अंदर जो अंदर हमारा सैंपल होता है, बाहर क्या होते हैं हमारे, जो है बाहर से हम TMS को ऐड करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम होमोजीनियसली उनको मिक्सिंग नहीं करते उनकी। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या स्पेशलिटीज़ होंगी TMS की, तभी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगी, फर्स्ट होगी, हेयर TMS गिव्स 12 प्रोटॉन्स एंड ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड गिव अ इंटेंसिटी एंड गिव स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी सिग्नल ऑफ 12 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, TMS जो 12 प्रोटॉन होते हैं, TMS के 12 प्रोटॉन कौन से, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि ये जो 12 प्रोटॉन होते हैं TMS के, ये एक जैसे होते हैं। अगर मैं इसके अंदर NMR 1H NMR की सिग्नल की बात करूँ तो कितने सिग्नल आएंगे इसके अंदर, ओनली एक सिग्नल। ठीक है, इसके अंदर कितना सिग्नल होगा, एक सिग्नल। ये जो 12 प्रोटॉन है, ये 12 के 12 प्रोटॉन क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने की वजह से इनकी जो पीक आएगी वो सबसे इंटेंस, या हम बोल सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पीक आएगी। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि है ना, हम इसमें किस तरीके, इसका ग्राफ, मेनली इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, उसके अंदर TMS को हम एज ए रेफरेंस कंपाउंड लेके चलेंगे, उसकी हाईएस्ट पीक आएगी। और जो इसका ग्राफ प्लॉट होगा आगे हम पढ़ेंगे डेल्टा PPM में, हर्ट्स में। ठीक है, डेल्टा स्केल, टाउ स्केल के बारे में। तो वहाँ पर जो सबसे ये वाली इंटेंस पीक आएगी, सबसे हाईएस्ट पीक, ये TMS की वजह से आएगी। और ये सबसे हाई इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो 12 प्रोटॉन है वो सेम सिग्नल देते हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी है सिग्नल की वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। दैट्स वाई ये सबसे हाई इंटेंस की हमें पीक दिखाई देगी ग्राफ्स के अंदर, जब हम जो है डेल्टा स्केल, टाउ स्केल की बात करेंगे तब। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि 12 प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट है, तो हाईली इंटेंसिटी होगी इन सिग्नल्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी दूसरी क्या जो है इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर
टीएमएस की वोलेटाइल होता है नेचर के अंदर। 300 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं सैंपल पे। अब एडवांटेजेस क्या क्या है इंटरनल टीएमएस की, कि अगर हमने देखो आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ सैंपल एंड टीएमएस, हमने सैंपल को टीएमएस को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने उसका एनएमआर का स्पेक्ट्रा भी ले लिया, सब चीज़ें हो गई, फिर हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है वहाँ से, टीएमएस को हमने हटाना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम उसको 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसको बॉईल कर देते हैं तो वहाँ पे टीएमएस जो होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जैसे इसमें लिखा भी है कि आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ सैंपल एंड टीएमएस वी कैन टेक प्योर सैंपल बाय बॉइलिंग इट एट 300 केल्विन, सो टीएमएस विल इवेपोरेट एंड वी गेट स्पेक्ट्रा एंड कंपाउंड रिमेन सेम। मतलब हमारा कंपाउंड जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा और जो है टीएमएस जो है वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि क्या डिफरेंस होता है एनएमआर के अंदर और मास के अंदर, एनएमआर के अंदर और मास के अंदर। तो मेन डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि एनएमआर के अंदर है ना, हम जो हमारे सैंपल होता है एनएमआर के अंदर हम सैंपल को रिकवर कर सकते हैं, बट मास के अंदर हम जो है सैंपल को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि मास के अंदर क्या होता है कि वो उसके फ्रेगमेंट के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, फ्रेगमेंट्स के अंदर। The sample which is given that can be recovered in NMR but not in mass because in it will break into fragments। ठीक है, अगली क्या मतलब एडवांटेज होगी टीएमएस की, इनर्ट इन नेचर, नेचर कैसा होगा, इनर्ट होगा। सो दे डू नॉट रिएक्ट विद एन, अगर इनर्ट है तो किसी भी कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाई शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर, सो वो इंटरफेयर नहीं करते दूसरे सिग्नल ऑफ हाइड्रोजन के, जो दूसरे सिग्नल्स होते हैं उनके साथ इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि हाईली शील्डेड होते हैं। ठीक है, टीएमएस का सिग्नल जो होता है वो हमेशा लो होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जो टीएमएस की यहाँ पे जो देखो ये पीक दिखाई गई है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है क्योंकि 12 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, तो जो टीएमएस की पीक आएगी वो भी हाई आएगी। अब नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है कि हाउ कैन वी मेज़र केमिकल शिफ्ट, कि हम केमिकल शिफ्ट को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो केमिकल शिफ्ट को मेज़र करते हैं हम या तो हर्ट की यूनिट के अंदर या फिर हम उसको मेज़र करते हैं पीपीएम की यूनिट के अंदर। ठीक है, बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दीज यूनिट, और इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है डेल्टा स्केल, एक होता है टाउ स्केल। हम क्या मेज़र कर रहे हैं, हम मेज़र करते हैं हाउ कैन वी मेज़र केमिकल शिफ्ट, हम केमिकल शिफ्ट को किस तरीके से मेज़र करेंगे। तो केमिकल शिफ्ट को हम दो यूनिट्स के अंदर मेज़र करते हैं, एक तो या तो हर्ट्ज़ की यूनिट में मेज़र करेंगे या फिर उसको पीपीएम की यूनिट में मेज़र करेंगे। इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमारे पास दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है डेल्टा स्केल और एक होता है टाउ स्केल। मेनली जो अगर हम बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा स्केल ही मिलेगा। वी ऑलवेज टॉक अबाउट डेल्टा स्केल, डेल्टा स्केल के बारे में ही बात करेंगे। अब रिलेशन क्या होता है डेल्टा स्केल और टाउ स्केल में, वो यहाँ पे है टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा और डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टो। तो ये क्या होगा यहाँ पे कुछ जो है जो रिलेशन होगा टाउ और डेल्टा स्केल के अंदर वो है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स ग्राफ, उसके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो डेल्टा स्केल को हम जैसे यहाँ पे उल्टा ग्राफ दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 इस तरीके से, डेल्टा स्केल को हम किस में मेज़र करते हैं, पीपीएम में, और टाउ स्केल को हम किस में मेज़र करते हैं, इसको भी हम पीपीएम में ही मेज़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू आएंगी। इन डेल्टा स्केल केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व इन पीपीएम स्केल, डेल्टा स्केल जो होता है उसके अंदर जो हम केमिकल शिफ्ट मेज़र करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, पीपीएम स्केल के अंदर करते हैं, हर्ट्ज के अंदर नहीं करते। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट वी टेक एन एग्जाम्पल, इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, दैट इज़ बेंजीन। बेंजीन की जो केमिकल शिफ्ट होती है वो 7.27 ppm पे आती है। बेंजीन की जो केमिकल शिफ्ट होती है वो कितने पे आती है, 7.27 ppm पे आती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो है केमिकल शिफ्ट को हम किस तरीके से मेज़र करते हैं, तो हम उसको हर्ट या फिर पीपीएम की यूनिट में हम उसको मेज़र करते हैं, और इन यूनिट में मेज़र करने के लिए हमें दो तरीके के स्केल यूज़ करते हैं, डेल्टा स्केल और टाउ स्केल। लेकिन मोस्टली हम डेल्टा स्केल के बारे में ही बात करते हैं, जो रिलेशन होता है दोनों के बीच में, डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टो। फिर हमने देखा किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफ की। फिर हमने देखा कि डेल्टा स्केल
की जो केमिकल शिफ्ट होती है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं पीपीएम स्केल के अंदर, हर्ट्ज के अंदर नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो वो हम आगे देखेंगे। इन इट वी टेक एनी इंस्ट्रूमेंट एट एनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमने क्या किया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लिए, कई हमने इंस्ट्रूमेंट ले लिए जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, एक की 60 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज, इन पीपीएम में ली। तो पीपीएम में क्या होता है, इट ऑलवेज गिव्स सेम केमिकल शिफ्ट। वो हमेशा, चाहे हम इंस्ट्रूमेंट कोई भी चेंज करते रहें, बट वो केमिकल शिफ्ट हमें क्या मिलेगी, हमेशा सेम मिलेगी। किसमें, पीपीएम में। देखो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हुई। डेल्टा स्केल का यूज़ किया, मोस्टली हम डेल्टा स्केल का यूज़ करते हैं। डेल्टा स्केल को हम ऑब्जर्व करते हैं पीपीएम में। पीपीएम में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम चाहे कितने भी डिफरेंट एनएमआर के इंस्ट्रूमेंट ले लें, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, वहाँ पे हमें क्या मिलती है, सेम केमिकल शिफ्ट मिलती है। सो वी ऑलवेज यूज़ पीपीएम। तो हमेशा हम क्या करते हैं, डेल्टा स्केल की जो वैल्यूज़ है उनको पीपीएम में ही कैलकुलेट करते हैं। But in case of heart, the chemical shift is dependent on the operating frequency of instrument. बट इन हर्ट्ज के केस में क्या होगा कि जो केमिकल शिफ्ट होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि जैसे मैंने 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, 200 का ले लिया, 300 का ले लिया, तो उसकी जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी हर्ट्ज के अंदर। बट पीपीएम के अंदर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी अगर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे तब भी। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होगा कि वाई इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हर्ट, कि जो केमिकल शिफ्ट होती है वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें पता है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी गामा बी नोट होती है। तो मान लिया मैंने 60 मेगा हर्ट्स का कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मेरे को जो 60 मेगा हर्ट का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 60 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये 42.57 मेगाहर्ट्ज हमने जो है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ली है, ये किसकी है, फॉर 1H प्रोटोन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 1.40 आई। फिर हमने क्या किया, हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो है इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। हमने 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, तो 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लेते ही क्या हुआ, 100/42.57, तो दोबारा से 2.3। यानी कि यहाँ पे देखो हर्ट में क्या हो रहा है, केमिकल जो है शिफ्ट वो चेंज हो रही है। इसमें 1.40 थी, ये 2.3 थी। हमने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, 60 मेगाहर्ट्ज का किया तब अलग वैल्यू आई, 100 का किया तब अलग आई। ठीक है, सो यहाँ पे हर्ट की यूनिट में केमिकल शिफ्ट चेंज होती है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑन ईच इंस्ट्रूमेंट इज़ डिफरेंट, क्योंकि हर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो निकल के आई वो ये थी कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एनएमआर के सिग्नल को। दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या तो हम उसको हर्ट में करेंगे या पीपीएम में करेंगे। ठीक है, हर्ट में हम उसको मोस्टली नहीं लेते, पीपीएम में ही हम उसको मेज़र करते हैं, क्योंकि पीपीएम में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ केमिकल शिफ्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और जबकि हार्ट में लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हार्ट में लेने से जो अगर हम उसकी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, यानी कि इसकी केमिकल शिफ्ट भी चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम, कि हम पीपीएम के अंदर कैसे, अगर हमारे क्वेश्चन आ जाए अगर हमें हार्ट के अंदर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर और वो पूछे कि हार्ट के अंदर फाइंड आउट करो, तो हार्ट के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम, कि हम पीपीएम के अंदर कैसे केमिकल शिफ्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे ये फॉर्मूला है, केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। ठीक है, कि कितनी पोजीशन के अंदर शिफ्ट आई टीएमएस के रिस्पेक्ट में, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की कितनी है, इंटू 10⁶। नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे केमिकल शिफ्ट को फाइंड आउट करने। या तो हमें केमिकल शिफ्ट पूछ लेगा तो हमें जो है शिफ्ट इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता होगी। ठीक है, हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, जब हम इंस्ट्रूमेंटल या फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो उसकी केमिकल शिफ्ट इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। क्या है कि जब हम जब हम इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं ना, तो जो ये केमिकल शिफ्ट होती है, ये केमिकल शिफ्ट इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि हर्ज वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और पीपीएम वाली वैल्यू जो सेम रहती है। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन ए 100 मेगाहर्ट इंस्ट्रूमेंट protons of benzene are showing a signal in 1H NMR at 720 hertz greater than TMS. What will be the chemical shift in units of ppm? क्या पूछा है इसने, केमिकल शिफ्ट पूछा है किसकी यूनिट्स में, पीपीएम की यूनिट्स में। क्या पूछा है इसने हमसे पूछा है केमिकल शिफ्ट यानी डेल्टा पूछा है किस यूनिट्स में, इन पीपीएम। अब पीपीएम में कुछ बातें हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से उसकी केमिकल शिफ्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे दिया, एक तो 100 मेगाहर्ट्ज का एक क्या दे दिया, एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है। ठीक है, फिर क्या दिया है, 1H NMR सिग्नल, 1H मतलब शिफ्ट दे दी, क्या दे दी, आर शोइंग अ सिग्नल इन 1H NMR एट 720 हर्ट ग्रेटर देन TMS, यानी TMS के रिस्पेक्ट में क्या दे दी, हमें ये शिफ्ट दे दी पोजीशन के अंदर। शिफ्ट इन पोजीशन कितनी दे दी, 720 हर्ट्स हमें जो शिफ्ट है वो दे दी। और हमसे पूछ लिया केमिकल शिफ्ट निकालो, तो सीधा फॉर्मूला है केमिकल शिफ्ट, हम निकालेंगे डेल्टा इज इक्वल टू शिफ्ट इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू TMS 720 हर्ट्स डिवाइड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को ही यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी के, इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी के। और जो इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी इस 100 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट की, वो कितनी होगी, 100 होगी। सिमिलर तरीके से अगर मेरे पास कोई 200 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, 200 होगी, 200 हर्ट्ज होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे शिफ्ट इन पोजीशन 720 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी दी, 100 मेगा हर्ट्स। तो मेगा हर्ट्स है, इसको हर्ट में चेंज करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, इनटू में 10⁶। तो 10⁶ से 10⁶ कैंसिल, हर्ट्स से यहाँ पे हर्ट्स कैंसिल, और ये हमारे पास कितनी आ गई, 7.20 ppm। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे क्या है, नाउ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें तो क्या था, हमें ये दोनों वैल्यूज गिवन थी। अब की बार क्या होगा, अब की बार हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे दी जाए और हमें शिफ्ट इन पोजीशन निकालनी हो, और ऑपरेटिंग देखो यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की कितनी दे दी हमें, 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसका हम सॉल्व करते हैं कैसे, जो हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे दी वो कितनी दे दी, 200 मेगाहर्ट्ज दे दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड बेंजीन सिग्नल, और बेंजीन का जो सिग्नल है वो कितने पे दे दिया, 7.27 ppm, 7.27 ppm, यानी ये केमिकल शिफ्ट बता दी हमें, डेल्टा केमिकल शिफ्ट बता दी। अब फॉर्मूला हमें पता है कि केमिकल शिफ्ट इन ppm, शिफ्ट इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू TMS और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी दे दी, 7.27 इज इक्वल टू शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू TMS। ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 200 मेगाहर्ट्ज ही है, यहाँ पे क्या है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो 200 मेगाहर्ट्ज है। तो अगेन पहले हम क्या करेंगे, इस 200 मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, जो 200 मेगाहर्ट्ज इनवर्स है इसको हम किसके अंदर चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं हर्ट्स के अंदर। तो हर्ट के अंदर चेंज करेंगे तो 200 इंटू 10⁶ हर्ट्स बन जाएगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इंटू में फॉर्मूले में क्या था, 10⁶,
तो अगर मैं इसको ओवरऑल अगर देखो इसको अच्छे से लिखूं तो 7.27 इज इक्वल टू शिफ्ट इन पोजीशन, ये मेरे को निकालना है, डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई 10⁶ हर्ट्स इंटू 10⁶, ये होगा 10⁶ से 10⁶ कैंसिल। यहाँ पे शिफ्ट कैसे निकलेगी, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ, शिफ्ट इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस कैसे निकलेगी, 7.27 मल्टीप्लाई 200 हर्ट्स, तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 14 दिस हर्ट, ये देख लेना आप, चेक कर लेना इसको। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट इन पोजीशन भी निकाल सकते हैं टीएमएस के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से जो हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं जो बेस्ड होंगे केमिकल शिफ्ट के ऊपर। एक तो क्वेश्चन हम इसके अंदर और देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है हमें, अभी जो मैंने पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था वो उसका क्वेश्चन है 200 मेगाहर्ट्ज के प्रोटॉन है, बेंजीन है, सिग्नल इस पे 7.27 ppm पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और किस तरीके के क्वेश्चन जो है केमिकल शिफ्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है प्रोटॉन की, अपेयरिंग एट 1.2 ppm और 3.5 ppm यूजिंग अ 300 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। अब की बार क्या दे दिया हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है प्रोटॉन्स की, ठीक है। अब केमिकल शिफ्ट हमें दे दी 1.2 ppm और 3.5 ppm 300 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले ना हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी कि ये वाली जो इंटेंसिटी होगी ये हमारी टीएमएस की पीक होती है, टीएमएस की पीक होगी 300 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे दो केमिकल शिफ्ट दे दी 1.2 ppm और 3.5 ppm, दो पीक्स है, तो दो पीक्स ड्रॉ कर दूँ मैं, यहाँ पे दो पीक्स ड्रॉ कर दी। एक पीक कितने की है, यहाँ पे एक पीक हमें दी गई है, एक पीक जो हमें दी गई है वो है 1.2 ppm के लिए, और एक पीक जो दी गई है वो कितने के लिए दी गई है हमें, 3.5 ppm के लिए। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीसेशनल, हम सबसे पहले यहाँ पे केमिकल शिफ्ट को फाइंड आउट करेंगे। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ना हम केमिकल शिफ्ट निकालेंगे इस 1.2 के रिस्पेक्ट के अंदर। तो शिफ्ट कैसे निकलेगी, केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट अपॉन में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और डेल्टा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.2, ये जो डेल्टा है इस डेल्टा की वैल्यू कितनी है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1.2, तो 1.2 इज इक्वल टू शिफ्ट हमें निकालनी है इनटू में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज के अंदर है तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.2 हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 10⁶ से ये वाला 10⁶ कैंसिल हो जाएगा, और 1.2 इंटू 300 शिफ्ट आ गई हमारी कितनी, 360, यानी कि इस वाले पोजीशन से और टीएमएस के रिस्पेक्ट में जो हमारी शिफ्ट आई है वो कितनी आई है, 360 आई है। सिमिलर तरीके से ये जो पीक है हमारी ये 3.5 ppm की है, और 3.5 ppm के लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी जो है केमिकल शिफ्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब की बार इस 1.2 की जगह क्या हो जाएगा, 3.5 ppm, तो 3.5 इंटू 300 हर्ट्ज 1050 हर्ट्ज के बराबर आ गया, यानी 0 से 1 तक तो कितना आ गया 360, और 0 से इस वाली पीक तक कितना आ गया हमारे पास 1050 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। अब हम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक तो इस टीएमएस की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस जो हमारी इस वाली इंटेंसिटी की पीक के साथ आई है वो। तो यहाँ पे देखो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन शोइंग एनएमआर सिग्नल एट 1.2 ppm वो कितनी होगी, 300 मेगाहर्ट्ज प्लस 360 हर्ट्ज। 300 मेगाहर्ट्ज कौन सी, ये टीएमएस वाली, और 360 कौन सी, ये इसके पूरे के बीच की जो आई है वो। इसी तरीके से जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी प्रोटॉन की
शोइंग NMR सिग्नल एट 3.5 ppm 3.5 ppm। वो कितनी होगी यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज प्लस 1050 हर्ट्ज, जो ऊपर 1050 हर्ट्ज से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी अगर प्रोटॉन की गिवन हो तो हम वहाँ पे जो है प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें केमिकल शिफ्ट गिवन हो। ठीक है, इसी तरीके से और भी इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो कि प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी 2.9 ppm पे निकालनी है 300 मेगाहर्ट की, तो वही एक पीक बनाएंगे सबसे पहले, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द केमिकल शिफ्ट ऑफ 10-50 पे और 500 हर्ट्ज पे यूजिंग ए 200, तो वही इसको निकालेंगे। और अब की बात देखो, मैंने बताया था ना हर्ट की बात कर रहे हैं, हर्ट में क्या होगा, हम सीधा उसको उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 1500 है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 200, तो सीधा हम क्या करेंगे 1500 को 200 से डिवाइड कर देंगे, 7.5 ppm में आ जाएगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बेसिक फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम जो है हर्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर्ट वाले में सीधा हम उसको उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है डिफरेंस, जैसे मैंने प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, इस वाले प्रोटॉन के लिए निकाल ली, फिर इस जो अगले वाले प्रोटॉन के निकाले, फिर उनका डिफरेंस निकालना था तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आप क्वेश्चन खुद करो वीडियो को पॉज करके, अगर इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन है नीचे नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे 850 हर्ट्स दे दिया, 1250 हर्ट्स दे दिया, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे दी, तो कुछ भी नहीं करना इनके अंदर, तो सीधा जो 850 है उसको डिवाइड कर दो 300 से, क्योंकि जो हर्ट्स के अंदर है हमने ऊपर देखा था कि जो है उसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बेसिक फ्रीक्वेंसी। बेसिक फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, बेसिक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी, यानी जो 300 है ना, ये इसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये हो जाएंगी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो 850 को 300 से डिवाइड कर दो, हमारी आ जाएगी 1250 को 300 से कर दो तो वहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ना इस वीडियो में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, और कुछ हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट शिफ्ट वैल्यूज़ की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होंगी जो हम यूज़ करेंगे उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो तब तक के लिए अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।